आज लोकसभा तो वंदे मातरम के फौरन बाद ही साइने डाई का अनाउंसमेंट वहां हो गया, लेकिन राज्यसभा कुछ देर चल रही थी और उसी दौरान पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में हल्द्वानी में एक रैली की और उसके बाद वहां पर कुछ लोगों ने शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया, वहां पर गंगा जल छिड़का। उन्होंने कहा देखिए ये जाति के आधार पर, क्योंकि मेरी जाति उन लोगों ने देखी और उसके आधार पर वो छुआछूत फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह बहुत खेदजनक है, ये हम सब के लिए बहुत चिंताजनक है और अफसोसनाक है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की किसी कृत्य को सब्सक्राइब नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद ये बवाल थमा नहीं। ये बवाल था क्यों? वाकई एक जेन्युइन मुद्दे पर जेन्युइन ऐतराज क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जेन्युइन समय में 8 तारीख की घटना है, 8 अगस्त की, और आज उन्होंने जब सत्र समाप्त हो रहा था उस दिन राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। क्या ये एक सही मुद्दे पर सही तरीके से सही जगह पर एक सही ऐतराज था जो उन्होंने किया, या असल में 2027 विजय का ये रण है, ये शुद्धिकरण पर जंग है, या ये 2027 की लड़ाई है जिसकी शुरुआत करने की कोशिश की गई है? क्या धर्म और जाति के खांचों में बांटकर एक बार फिर से मुख्य मुद्दों को गौण करके आगे बढ़ने की तैयारी है जिसकी शुरुआत है, या इसको एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण वक्त पर उठाने के तौर पर देखा जाना चाहिए? कैसे देखा जाना चाहिए, इसके निहितार्थ क्या हैं, क्यों किया गया है ये? हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नजरिया भी जानेंगे। कुछ एक इनपुट्स आपको दे रहा हूं, जैसे एक इनपुट ये, खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण यज्ञ पर घमासान मचा हुआ है। शुद्धिकरण पर कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर हमला, बीजेपी राज में दलितों का अपमान होता है, कांग्रेस ने कहा। ये उसी दौरान शुद्धिकरण के हवन की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये 11 अगस्त को किया गया था शुद्धिकरण का हवन, जिसकी तारीख भी आप वहां पर देख रहे हैं, और 8 तारीख को हल्द्वानी में शंखनाद, विजय शंखनाद रैली मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की गई थी। अब अगली खबर देखिए, राज्यसभा में खड़गे ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मैं एससी हूं इसलिए मेरा अपमान हुआ है। फौरन ही जेपी नड्डा ने इसका जवाब दिया, कहा हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, जांच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहां हूं और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं, मैं एक दलित हूं, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे। लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से नहीं किया गया, ना ही हम इस तरह के किसी कृत्य को बढ़ावा देते हैं, तो फिर आप ये हमारे ऊपर इल्जाम क्यों डाल रहे हैं? अब देखिए जरा, शुद्धिकरण पर प्रियंका का भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा ऐसी ही है, प्रियंका गांधी ने कहा। पीएम इसकी निंदा करें और माफी मांगे, प्रियंका ने कहा। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। तो ये पूरा मुद्दा आपको सार संक्षेप में अभी समझ में आ गया है। जब आगे इस पर विस्तृत चर्चा होगी, कुछ और इनपुट्स आपके सामने रखूंगा तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। लेकिन यहां पर आज हम इस विषय को चुन क्यों रहे हैं वो भी देख लीजिए। आज की अड़ी इस पर क्यों, शुद्धिकरण की जंग 2027 विजयकरण, ये क्यों हम इस पर आज बहस कर रहे हैं? हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद ग्राउंड में शुद्धिकरण हवन हुआ था। इसकी तस्वीरें भी अभी मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर लोगों ने इसको लेकर शुद्धिकरण हवन किया और गंगा जल छिड़का। और इस बात, ये 8 तारीख की रैली थी, 11 तारीख को हवन हुआ और आज इसे सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाया गया। कांग्रेस ने इसे दलित अपमान और जातिगत भेदभाव करार दिया है।
उन्होंने कहा है कि मेरी जाति, आपने सुना अभी कि मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं दलित हूं, एससी हूं, मैं कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं कि मेरी रक्षा करो, मैं खुद लड़ना जानता हूं, लेकिन ये जो किया गया है ये दुर्भावना के साथ किया गया। राज्यसभा में खड़गे बोले मैं एससी हूं इसलिए शुद्धिकरण करके अपमान किया गया है। और ये बढ़ते बढ़ते बात और कहां तक पहुंची, प्रियंका गांधी का बयान आपने देखा। खड़गे ने छुआछूत का मामला दर्ज करके कार्रवाई की मांग की। खड़गे ने यह कहा है कि अनटचेबिलिटी, अब ये जाहिर है उनके कहे हुए का निहितार्थ है कि अनटचेबिलिटी का एक्ट तो इतना पुराना एक्ट है, 1955 का एक्ट है, और ये आप कह रहे हैं कि आपने किया नहीं है, तो क्या उन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है जिन्होंने ये किया है? जेपी नड्डा बोले बीजेपी ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष रह चुका हूं और नितिन नवीन यहां बैठे हुए हैं, हम इस तरह की किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो हम इसकी जांच भी कराएंगे और जो दोषी होंगे उनको दंड भी मिलेगा। नड्डा ने कहा आरोपों की जांच होगी, दोषी मिलने पर जो लोग ऐसा करते हुए मिलेंगे जिन्होंने किया होगा उनके ऊपर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। उत्तराखंड बीजेपी ने श्रीराम सेना से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। श्रीराम सेना सिर्फ हल्द्वानी में लोकलाइज्ड तरीके से धर्मार्थ न्यास उन्होंने बनाया है, जो कि लोकलाइज्ड तरीके से काम करता है, और इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता है? भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तराखंड इकाई है उसने साफ इससे मना किया है, और आज सदन में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे इनकार किया कि हम कोई संबंध उनसे रखते हैं या हमारे कहने पर उन्होंने किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जांच कराएंगे, जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या इसके बाद मैटर क्लोज हो जाता है या यहीं से तो मैटर शुरू होता है? करुणा सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आज की इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित चिंतक हैं। बाकी और भी मेहमानों का इंतजार कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे मेरे साथ जुड़ते जाएंगे आपका परिचय कराता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो यह समझा जाए कि जब एक आरोप लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, बीजेपी ने फौरन ही उसके बारे में अपना विचार स्पष्ट कर दिया कि हम इस तरह की किसी भी बात को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बात समाप्त हो जानी चाहिए। क्या बात समाप्त हो गई करुणा सागर जी? दिनेश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे फेलो पैनलिस्ट को सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक मंच की घटना नहीं है, ये एक मानसिकता की बात है। आज 2026 में संविधान लागू होने के 76 साल बाद क्या आज भी हम व्यक्ति को उसकी जाति से जोड़कर देखेंगे? खड़गे जी का राजनीतिक सफर 50 साल से ज्यादा रहा है। अगर हम आज इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उनके भाषण के बाद उस स्टेज का शुद्धिकरण किया जाता है, तो हम इस देश के दलित, वंचित, पीड़ित समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप चाहे किसी भी पोजीशन में पहुंच जाओ, समाज, लेकिन समाज आपको आपके जन्म के आधार पर ही आपको देखेगा। तो ये महात्मा गांधी का जो सपना था, जिन्होंने 100 साल पहले अस्पृश्यता को गैर जिम्मेदाराना ठहराया था, गलत ठहराया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और जिसमें अस्पृश्यता को संविधान की अनुच्छेद 17 के आधार पर एक कानूनी अपराध बनाया। मेरा एक काउंटर है इस पे। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये बात विचारणीय है, और ऐसा भी नहीं है कि घटनाएं आज हमारे समाज में रुक गई हैं। आज भी हमको उन एक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो अनटचेबिलिटी एक्ट हो, SC/ST एक्ट हो, इनका इस्तेमाल होता है। ये बात सच है कि आज भी हम ये कह दें कि कहीं पर कोई अस्पृश्यता जैसा मामला नहीं होता, लेकिन इस मामले में जो आयोजक जिन्होंने शुद्धिकरण किया, और मेरे साथ वो चर्चा में जुड़ रहे हैं, गिरीश चंद्र पांडे, धर्मार्थ सेवा न्यास है जिसका नाम है श्रीराम सेना, उन लोगों ने भी स्पष्ट किया है कि वहां पर अभी तक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते आए हैं रामलीला मैदान में, लेकिन पहली बार वहां सनातन विरोधी नारे लगे जबकि ये रैली चल रही थी, इसलिए हमने शुद्धिकरण कराया है। हमने शुद्धिकरण इसलिए नहीं कराया है क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति से जुड़े हुए नेता ने आकर वहां भाषण दिया। क्या ये बात भी आपको संतुष्ट नहीं करती? मतलब अगर मुद्दा हो तो मुद्दा बनाया जाए ना। नहीं गौतम जी, अगर नारे लगे थे, प्रशासन इनका है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, इन्होंने क्यों नहीं कोई कंप्लेन किया? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनके खिलाफ
कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की? ये मानसिकता है शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण एक सामाजिक अपराध है, कानूनी अपराध है, और हमारी यही मांग है कि इस पर अभी तक उत्तराखंड की सरकार चुप क्यों है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुप क्यों है? उत्तराखंड की पुलिस ने अस्पृश्यता अपराध है, अनटचेबिलिटी अपराध है। किसी को उसके जाति के तरीके से पुकारना, उसको हेय दिखाना, नीचा दिखाना जाति के आधार पर, यह अपराध है। लेकिन शुद्धिकरण सर, जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो 3 बार आचमन करते हैं और अपने ऊपर जल छिड़कते हैं, ये तो शुद्धिकरण के लिए किया। मतलब शुद्धि एज सच तो अपराध नहीं है ना सर? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं कभी भी पूजा होती है तो आपने जैसा कहा कि जल छिड़कते हैं और शुद्धिकरण करते हैं, वो, और ये कहना कि यहाँ पर एक दलित ने भाषण दिया, नहीं, ये कहा क्या किसी ने? ये किसी ने कहा क्या? आपके पास इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ है क्या? गिरीश चंद्र पांडे जी के पास जाता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये कहते उनसे ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्यों किया था। गिरीश चंद्र पांडे, आप लोगों ने क्या, जो मैंने सुना है, पढ़ा है आप लोगों को, उसके आधार पर कह रहा हूं, मैं पहली बार आपसे मुखातिब हूं। आप लोगों ने ये कहा कि यहां सनातन विरोधी नारे लगे थे इसलिए हमने किया। क्या आपने जाति विशेष से संबंधित कोई व्यक्ति वहां पहुंचा था, उसने अपनी बात कही थी, इसलिए आपने कराया है क्या वहां? देखिए, जो फेलो पैनलिस्ट ने अपना बयान खोला है, उन्होंने यह कहा है कि संविधान बनने के इतने वर्षों के बाद भी ऐसा वैसा जो भी उन्होंने कहा, मैं ये कहता हूं कि जन्म के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता वाकई पाप है। हम भगवान श्री राम के उपासक हैं, जिन्होंने माता सबरी के हाथों से जूठे बेर खाए हैं। हम किसी भी तरीके का भेदभाव, जातिगत भेदभाव किसी प्रकार का किसी से नहीं रखते। जिस भी व्यक्ति को जो मिला उसके कर्मों के आधार पर मिला। एक व्यक्ति जो भारत के अलग अलग कोनों में जाकर के, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के सनातनियों की और अपने हिंदुत्ववादी संगठनों की तुलना सांप से करता हो, मुसलमानों से अपील करता हो कि जहां दिखे उन्हें मार दो, ऐसा व्यक्ति हल्द्वानी आकर के हमारे धार्मिक एक क्षेत्र को, हमारे धार्मिक एक मंच का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए करता है, छोड़ो। उसके बाद ऐसा एक हिंदू धार्मिक क्षेत्र जहां मुसलमान आते हैं और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो भी छोड़िए। वो मंच की गरिमा नहीं बनाते हैं, कार्यक्रम करने के बाद चले जाते हैं। मंच में गंदगी वैसे ही पड़ी रहती है, शराब की बोतलें वहां दिखती हैं, बोतल्स में टॉयलेट किया हुआ वहां मिलता है, जिसको हम साफ करते हैं, शुद्धि करते हैं, झाड़ू पोछा अपने हाथों से करते हैं। इसे शुद्धि नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई? क्या ये पाप है? नहीं तो, लेकिन आपने ये सब तो किया ही, आपने एक वॉलंटियर नहीं, आपने, मैं ये जानना चाहता हूं, जिसको करुणा सागर भी उठा रहे थे कि अगर वहां से आपत्तिजनक नारे लगे हैं, काबिले एतराज काम किए गए हैं, तो क्या प्रशासन को भी आपने इसके बारे में कोई सूचना दी? उसके अपने कार्यक्रम को करने के बाद, वहां की साफ सफाई होने के बाद हमने कहा है भाई, अब एक बात बताइए, अगर हम किसी दलित विरोधी होते तो क्या मंच में अन्य लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, दलित भाई हैं हमारे, क्या उनको हम मंच पे स्थान देते? मंच में, हवन में पहली आहुति दलित भाई ने दी है। और दूसरी एक बात और बताइए, क्या आप किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हैं या आरएसएस से कनेक्टेड हैं? देखिए, हमारी एक अपील है, वह यह है कि हमारा रामलीला मैदान हिंदू आस्था का केंद्र है। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी भी स्थिति पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसका इस्तेमाल उस राजनीतिक कारणों से नहीं करना चाहिए। भाई, इसमें नहीं, लेकिन कांग्रेस की बात कहां से आई? आप ये बताइए कि आप एक पृष्ठभूमि के साथ एक मानसिकता बनाकर वहां काम कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। आपने हवाला दे दिया, अप्रैल वाली घटना का हवाला आप दे रहे हैं, असम वाली का। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस प्री कंसीव्ड नोशन के साथ अगर आप वहां पहुंचेंगे तो आपको वही दिखाई देगा जो आपको दिखाई दिया। और आपको जो पहले करना चाहिए था कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ कानूनन गलत हुआ है तो आपको इत्तला करनी चाहिए थी प्रशासन की। प्रशासन को इत्तला करने के बजाय आपने खुद अपने हाथों में चीजें ले ली। नहीं, अब ऐसा देखिए ना, जो भी उस प्रशासन ने ही तो राजनीतिक इनको कारणों से इसका इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। भाई, वहां पहुंचने के बाद हमने वहां गंदगी देखी, उसे साफ करा है, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने इनको इजाजत दी थी, जिसको आप गलत बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने वो करने की इनको इजाजत दी थी। अगर बिना प्रशासन की इजाजत के ये वहां पहुंच कैसे गए? भाई, इन्होंने बिना परमिशन के, नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसका वहां पर राज है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपके मुताबिक सनातन विरोधी काम कर रहे हैं?
आप देखिए ये जो राजनीतिक आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं, बड़ा सीधा प्रश्न है। आपने तो सीधे आरोप लगा दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन उनको बढ़ावा देके कार्रवाई करा रहा है, तो हम उनसे जाके शिकायत क्यों करें? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी निगाह में एडमिनिस्ट्रेशन भी राजनीतिक होता है। आपकी निगाह में ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी निगाहों में राजनीतिक होता है ना? कहीं के भी अगर प्रशासन को देखते हैं तो आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं क्या? देखिए, हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि एक धार्मिक मंच का उपयोग राजनीतिक कारणों से किया गया, जिसके विरोध में हमने जो कुछ भी वहां पे मैं कहता हूं, ये तय कौन करेगा सर? क्या आप ही तय कर लेंगे? आप ही तय कर लेंगे कि ये किस कारणों से, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, या इसके लिए हमने खुद ही सिस्टम अडॉप्ट किया है संविधान के तहत जिसमें हमको खुद नहीं फैसले लेना चाहिए? बैठ जाए कि हमें यह पता नहीं है कि वो हमारा धार्मिक एक केंद्र है, उस केंद्र का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। हमें जो दिख रहा है स्पष्ट तौर से, उसमें छुपी हुई क्या बात है? सतीश प्रकाश जी के पास हम चलते हैं, दलित चिंतक हैं। सतीश प्रकाश जी, ये आपने दोनों तरफ की बातें सुनी, आपका विचार क्या है इस मुद्दे पर? नहीं, मैं तो पांडे जी की बातों से सुनकर के बड़ा हैरान हूँ। पांडे जी राम सेना चलाते हैं और राम जी के अनुयायी हैं। अभी राम मंदिर में जिस तरह से कुछ अवांछनीय तत्वों ने जिस तरह से डकैती डाली, तो पहला हवन तो आपको जाकर के राम मंदिर में करना चाहिए था, क्योंकि वहां भी तो अशुद्ध हुआ ना। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी दूषित मानसिकता थी। आपके मन में कैसे नहीं आया कि आपको राम मंदिर में जाकर के उसका शुद्धिकरण करना चाहिए, अगर आप वास्तव में ही राम भक्त हैं तो? दूसरी बात, वहां पे शुद्धिकरण किया गया। बाय द वे, आपकी बातों में बता दूं कि वहां ये समझा गया कि शुद्धिकरण आवश्यक है, किया गया वहां की बॉडी की तरफ से किया गया। पांडे जी ने किया था क्या? दिनेश जी, आप भी गए थे? नहीं, मैं तो नहीं गया। पांडे जी ने किया क्या? पांडे जी, आपको ये आवश्यक नहीं लगा कि आप वहां जाएं? ये एक सवाल नोट करके रखिएगा, ठीक है? आगे बोलिए। अरे अगर पांडे जी ठेकेदार हैं, शुद्धिकरण के ठेकेदार अगर पांडे जी हैं, तो यही करेंगे ना जाकर के। आप अपनी बारी आने पे बोलिएगा, सिर्फ अभी नोट कर लीजिए अपना पॉइंट। देखिए दिनेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने साल बाद 21वीं सदी में लोग जानबूझ करके एक दूषित मानसिकता के तहत जिस तरह का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अब हम ये मान के चल रहे थे, और इसके पीछे बीजेपी है, 100% बीजेपी है। पांडे जी यहां बहस कर रहे हैं, इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है, अब तक तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर के इनको कहीं ना कहीं जेल की तरफ होना चाहिए। गन जंप कैसे कर रहे हैं? अरे सुनो तो सही मेरी बात। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? ये किस आधार पे कह रहे हैं, ये तो बताइए आप। आधार ही बता रहा हूं सर। देखिए, जब से जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में कहीं ना कहीं जाति टूटी, धर्म टूटा, लिंग भेद टूटा, उस आंदोलन में सामान्य समाज के पढ़े लिखे लोग जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नारे लगाए, सामाजिक अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। कहीं ना कहीं उसी दिन से बीजेपी के अंदर एक बेखौफ है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बेचैनी है। इसलिए जानबूझ करके इस तरह के लोगों को अक्साया बढ़ जाएगा, उनको कहा जाएगा कि अब दलितों के बीच में, ताकि दलित और सामान्य वर्ग के बीच में खाई पैदा किया जा सके। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी 2-3 दिन पहले सुना होगा कि आरएसएस प्रमुख ये कह रहे हैं कि आरक्षण जैसे सेंसिटिव विषय के ऊपर कि अब समय आ गया है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस देश के अंदर एक माहौल करना चाहती है। इस देश का सामान्य वर्ग जो बड़ी मुश्किल से पास आ रहा है, कहीं ना कहीं पास जी नहीं। आपने अगर ये बात काबिले एतराज है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के समय क्या ये कहा गया था कि एक वक्त आना चाहिए जब इसका रिव्यू भी होना चाहिए, इसका रिव्यू होते रहना चाहिए, ताकि इसमें जो पर्पस है वो सर्व होता है कि नहीं ये देखते रहना चाहिए? लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग से आपसे बहस हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको भी काबिले एतराज कुछ लगा और इतना ज्यादा लगा कि आप उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं, तो क्या आपने इसको लेकर कहीं पर तहरीर दी कि ये बात क्यों कही जा रही है, ये तो कानून गलत है, ये तो नहीं। देखिए, मुद्दा बनाना, राजनीति करना। सुनिए, बिल्कुल राजनीति। एक बात आप देख रहे हैं, गिरीश चंद्र पांडे ने जो किया उसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन गिरीश चंद्र पांडे जो कह रहे हैं वो भी सुनिए कि हमने जाति की वजह से ऐसा नहीं किया। सुनिए, मैं पांडे जी का सम्मान करता हूं और सम्मान पूर्वक ही बात कर रहा हूं। देखिए, अभी ये मंदिर देखिए, धर्म एक धंधा है, हर कोई इसमें अंधा है। पांडे जी, पीछे मुड़ के देखा मैंने, आधा देश भूखा आधा देश नंगा है। जिस देश की 84 करोड़ आबादी, सतीश जी जो कविता आप सुना रहे हैं, आपका कहना यह है कि हर एक व्यक्ति जो धार्मिक है वो धंधा कर रहा है?
थोड़ा ये भी सोचिए कि आप ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं, ये आप राजनीति नहीं कर रहे हैं क्या? सर मैं आ रहा हूं मैं आपके पास, अब जरा प्रोफेसर संगीत रागी के पास जाने की, नहीं आ रहा हूं ना, अभी तो आप बने हुए हैं, आइए अब एक ही बार में सारी बात मत कहिए। प्रोफेसर संगीत रागी, ये अच्छा बोल लीजिए, अगर इतना ही जोर से आई हुई है बात आपको तो बोल लीजिए, बोलिए। मैंने भारत में दुनिया भर के ऐसे मंदिर देखे हैं जहां दलितों को धक्के दे करके निकाला जाता है। मुझे भारत सर तो जनरलाइज मत कीजिए ना, मतलब उसको लेके एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दीजिए, दलित को सामान लेने क्या ये सही रहेगा? हाँ ठीक है, आपकी बात आ गई सर, नटशेल में, आप आगे बढ़ने दीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, यदि श्री राम सेना चैरिटेबल ट्रस्ट में जो लोग वहां बैठे हुए थे और जिन्होंने हवन का कार्यक्रम किया, उसमें कहा गया कि भाई उसमें दलित भी थे, तो दलित का सर्टिफिकेट सिर्फ दलित चिंतक हमारे मित्र सतीश प्रकाश जी के पास नहीं है और नहीं खड़के जी के पास है। जो इस हवन में शामिल थे वो भी दलित थे। ऐसे देखिए, मूल बात क्या है, खड़गे जी कहा जाता है ना 60 में सठिया जाते हैं लोग, 80 में क्या हो जाता है, अठिया जाते हैं या क्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खड़गे जी ये जो आप कह रहे हैं बहुत माहिर है। मैं ये कह रहा हूं सर, पर्सनल आप क्यों जा रहे हैं? आप ये बताइए कि अब इसी तरह की बातें अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर या संघ के नेतृत्व को लेकर कही जाएंगी तो आपको भी अच्छी नहीं लगेंगी। मामला आप सीधे ये बताइए कि क्या आपकी निगाह में ये जाति आधारित मुद्दा है या इसको बनाया जा रहा है? सर मेरे बात तो आप कंप्लीट कर लेने देते, तब आप मेरे बीच में टोकते। आप एंकर हैं तो आप लगातार बोल देंगे। लेकिन कोई भी जो सुन रहा है और आप भी ये मानेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने क्या कहा, जब वो ये कहते हैं कि नमाज बंद करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को मारो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारो, तब वो किस सनक में बोलते हैं? जब उनका बेटा जाहिल की तरह कहता है कि सनातन का सर्वनाश होना चाहिए, तब उनको यह सूझ नहीं आती है, तब उनकी गूंगे और बहरे हो जाते हैं। जब जगजीवन राम को धक्का मार करके और सीताराम केसरी को बाहर निकाल दिया तो कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या सोनिया गांधी की मानसिकता वही थी या गांधी परिवार की वही मानसिकता थी? जब आप जनरलाइजेशन करते हैं, वो कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी खड़गे जी सदन में चल करके सदन को कहते हैं कि हम कल भी नहीं चलने देंगे। तो ये तो खड़गे जी की मानसिकता है, वो दरअसल अपने नहीं बोलते। सर अगर जाति आधारित कोई बात कही ही नहीं गई है, एक सेकंड प्रोफेसर संगीत रागी, एक बात बताइए, अभी आप गिरीश चंद्र पांडे को कहते हुए सुन रहे हैं कि हमने जाति आधारित कोई बात ही नहीं कही हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी में इतना डेस्परेशन क्यों है डिस्टेंट खुद को दिखाने के लिए? अरे भाई मुझे अपनी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। मैंने तो अभी तो शुरुआत ही की थी, लगातार आप उस पे इंटरफेयर कर दे रहे हैं। मैं तो अपनी बात ही मैं आपसे आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन मेरे काउंटर्स का भी तो जवाब दीजिए, क्योंकि डिबेट है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसमें कोई दलित टिप्पणी की ही नहीं गई है तो अपोलोजेटिक होने का मामला क्या है? अपोलोजेटिक इसलिए होने का मामला नहीं है, कोई अपोलोजेटिक नहीं हुआ है, उन्होंने इसका खंडन किया है। ये तो खड़गे जी को देखना चाहिए कि इस उम्र में भी आकर के ये इतने नीचे स्तर की बातें वो कर रहे हैं। क्या वो दलित होने के कारण वहां पर हैं? आपका बेटा कहता है कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम हिंदू हैं ही नहीं, और आप सनातन को रोज गाली देने शुरू कर देंगे। सर दो चीजें होनी चाहिए। देखिए प्रोफेसर संगीत रागी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर तो दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया गया है, इस वजह से सदन के भीतर इस पर खेद प्रकट किया गया और कहा गया हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो फौरन अनटचेबिलिटी और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब तो बहुत देर हो गई, 8 तारीख का मामला है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है सर, तो फिर इसमें खेद व्यक्त करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? मैं ये कह रहा हूं, फिर खुद को ये हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? दिनेश जी, जरा सा आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए कि थोड़ा सा ठीक से आपको फीड करें। बताइए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो हम खेद प्रकट करते हैं। यदि वहां पर उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है।
आप जरा नड्डा जी के बयान को सुनिए संसद में। जहां पर मैंने भारतीय इसीलिए कहा जनता कि आप पार्टी की अपनी सरकार है सर, सुन लीजिए मेरी बात, वहां पर भी एक मुद्दे पर बात करते हुए कहना पड़ेगा। संगीत जी एक सेकंड, मेरी भी बात सुनिए। अरे भाई नहीं, ऐसे बुलडोज मत कीजिए सर। आप 1 मिनट नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वहां के बारे में भी अगर ऐसा हुआ है तो कहना पड़ेगा। अब जब यही अगर ऐसा हुआ है तो लाठी चलने के मामले में जब झारखंड में कहा जाता है तो आप कहते हैं कि इनको दिखाई नहीं देता। अरे भाई आप तो मैंने इतनी हमें हैरानी होती है। हमने कहा आप अपनी रिसर्च टीम से पूछिए जरा सा कि नड्डा जी ने क्या कहा है। ये आप नड्डा जी के मुंह में डाल रहे हैं बातें। मैं नहीं डाल रहा हूं सर, ये मैं कह रहा हूं, मैं नहीं डाल रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस मामले में अपोलोजेटिक होने का उन्होंने केवल एक बात कही है कि आप भारतीय जनता, जब हम इसमें खेद व्यक्त कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके आरोप क्यों लगा रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही, मैं करुणा सागर जी के पास लेकर जाना चाहता हूं। करुणा सागर जी, दूसरी बात वहां पर बैठे लोगों ने बहुत साफ कहा, अब ये चाहते हैं कि हर समय कोई इनको सफाई दे दे। आप रोज ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, आप रोज हिंदू समाज को गाली देते हैं, आप रोज सनातन को गाली देते हैं, आप शर्मसार नहीं होते हैं। और एक व्यक्ति हमन कर दिया वहां पर जा करके, और ये भी कहकर कि जाति आधारित नहीं है, फिर भी आप बखेड़ा बनाए फिर रहे हैं। इसका मतलब है कि 80 की उम्र में आप झूठ बोलने के आदी थे और विक्टिम होना आपकी मानसिकता बन गई है। That's all. एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा, उन्होंने क्या कहा है, किसके जवाब में क्या कहा है, एक बार इसको तैयार रखिए। मैं करुणा सागर जी के पास जा रहा हूं। करुणा सागर जी, एक बात ये बताइए कि इन तमाम बातों का उदाहरण दिया जा रहा है, बल्कि ये और भी लंबी लिस्ट है। आतंकवादी कह देना, फिर कहना कि आतंकवादी मैं उनको नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि वो सीबीआई, ईडी इन सब का दुरुपयोग होता है और इसके जरिए वो टेरराइज करने की कोशिश करते हैं। नमाज पढ़ना छोड़कर अगर सामने से सांप निकल रहा है तो पहले सांप को मारना आवश्यक है, और आरएसएस और ये जो हिंदूवादी संगठन है ये ऐसे ही सांप हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है। तो अगर खुद को लेकर, तमाम चीजों को लेकर सेंसिटिविटी इतनी है तो क्या दूसरों की सेंसिटिविटीज का भी सम्मान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए गौतम जी। और मैं भी एक कुछ फेरिस्त कुछ आपको बता दूं कि ये जो बीजेपी और आरएसएस और जो संघ परिवार है, इसकी जो मानसिकता है वो इसमें इस कृत्य में झलकती है। जब प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कहा कि आरएसएस का पंजीकरण होना चाहिए, तो रमेश जिगजियानी उनके एमपी हैं, उन्होंने कहा कि एक दलित को आरएसएस से क्या लेना देना है। इन्हीं के राज्य में, हरियाणा में, वाई पूरन सिंह एडीजी रैंक के ऑफिसर, और उन्होंने जाति आधारित प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। आरएसएस के आज तक के जितने सर संचालक हुए हैं 100 साल के इतिहास में, क्या कोई भी दलित या ओबीसी हुआ है? यहां तक कि इनके प्रधानमंत्री 1 मई 2010 के इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं, एक पुस्तक के विमोचन के समय उन्होंने दलितों की तुलना विकलांगों से की थी कि जिस तरह से विकलांगों को स्पेशल इस तरह से देखा जाता है, वैसे दलितों को देखा जाना चाहिए। तो ये आरएसएस और बीजेपी, इसका जवाब लीजिए। जो मानसिकता है, जो आपने जब मैंने जो सवाल पूछा उसके बजाय, उस पर उत्तर देने के बजाय आपने उधर की एक फहरिस्त गिनाने की कोशिश की है और उस पर फौरन ही संगीत रागी कुछ जवाब देना चाहते हैं। संगीत रागी, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता मानसिक तौर पर विकलांग है, और ये मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं। ये मानसिक बीमारी का शिकार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा कभी नहीं कहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जगजीवन राम के साथ सर, आपको अगर कोई, ये देखिए संगीत रागी जी, एक सेकंड, आपको किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ये बोलिए ये सत्य नहीं है, सत्य ये है। आप किसी को सर्टिफिकेट क्यों देने लगते हैं सर? किसी को सठियाना बोलने लगते हैं, किसी को मानसिक विकलांग बोलने लगते हैं, ये क्या तरीका है? पूरे संगठन को सर्टिफिकेट दे दिया ना, सर्टिफिकेट पूरे संगठन को। मैंने उनको बोला ना कि स्वीपिंग स्टेटमेंट आप दे सकते हैं क्या? इसका काउंटर लीजिए, आप काउंटर कीजिए ना सर। क्या पढ़े लिखे हैं ये? बताएं, एक किताब इन्होंने पढ़ा हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिटरेचर पर? जिस आदमी को टका भर अकल नहीं है, वो आदमी आकर के कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक मानसिकता है। एक दूसरी बात, अरे ये तो यही गांधी परिवार है ना, जो अनपढ़ को मास्को का, चूंकि पंडित नेहरू की वो बांध थी, उस अनपढ़ को विजयलक्ष्मी पंडित को मास्को का राजदूत बना दिया, अमेरिका का राजदूत बना दिया, यूएन में भेज दिया,
चाइना का राजदूत बना दिया, अपने रिश्तेदार को जो सेना अध्यक्ष बनवा दिया, अपने मित्र को मेनन को जिसपे चीन का हार गए, ये तो इनके परिवार की है। अपनी बेटी को अपने जिंदा रहते हुए अध्यक्ष बनाया है, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। और जगजीवन राम को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया था? ये कांग्रेस बताती है ना कैसे सीताराम केसरी को सोनिया गांधी के सिपाह सलारों ने और गुंडों ने उनको दफ्तर से फेंक दिया था, उनकी लुंगी और धोती खोल दी थी। ये बात करेंगे? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी करने डॉक्टर के लायक है? भीमराव अंबेडकर, सीताराम केसरी, बाबू जगजीवन राम, लिस्ट इधर से भी दी जा रही है। करुणा जी, अरे भीमराव करुणा अंबेडकर जी। को हरवाने वाला मुंबई से कौन था? एक जवाहरलाल सेकंड, जवाब लेने सतीश प्रकाश जी आ रहा हूं मैं। जरा दो सवालों का जवाब दे दो। आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। आप 3 सवाल, आप करुणा जी से फौरन मेरे को जवाब इसका ले लेने दीजिए, आपसे फौरन बात आ रहा हूं। गौतम जी, बीजेपी प्रवक्ता की जो भाषा है वो खुद ही बताती है कि बीजेपी और आरएसएस की क्या मानसिकता है, और इसके बारे में इससे ज्यादा मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सर, उन्होंने जिन पर्टिकुलर केसेस का जिक्र किया है उसके बारे में आपको कुछ कहना है क्या? कि दलित समर्थक या दलित विरोधी विचार अगर इन केस इन पॉइंट से तय होने वाले हैं तो कांग्रेस को भी विचार करना पड़ेगा ना कुछ एक केसेस को लेके, कि उस समय जायज हुआ था या नाजायज हुआ था। जगजीवन राम को जिस पोजीशन में कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया सभी को पता है, और देश के एक समय के सेकंड मोस्ट पावरफुल मंत्री रहे हैं। के.आर. नारायणन को राष्ट्रपति किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी समाज में अलग अलग लोगों को अलग अलग नहीं समझा है, हमेशा एक समता मूलक समाज और एक सामाजिक कल्याण, ये हमारी मानसिकता रही है। और जो कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं वो इसी मानसिकता से काम करते। हम समाज में विभाजन करने वाले, समाज में लोगों को बांटने में विश्वास नहीं करते हैं। तो सर, अगर ऐसा है कि आपको लगा कि ये मैटर जो है इतना सब्सटेंस वाला है कि इसको लेकर राज्यसभा में आज इसको उठाया जाना चाहिए, तो क्या लोकल यूनिट को अभी तक वहां एफआईआर करा देनी चाहिए थी? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन अभी सतीश प्रकाश जी के पास जाता हूं। सतीश प्रकाश जी, मुझे बड़ा दुख है कि एक खड़गे साहब, एक पार्टी जो विपक्ष में बड़ी पार्टी है, देश की कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। और इसी देश में जो चीफ जस्टिस रहे उनके ऊपर जूता फेंक देते हैं। इसी देश में किसी भी व्यक्ति के साथ, अभी बता रहे थे सागर साहब, आपको मालूम है कि आरएसएस की ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति सबसे ज्यादा जातिवादी होता है। मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार हैं उस आईपीएस की हत्या के लिए। कहीं ना कहीं सारे के सारे तार जुड़े हुए थे। जब पूरण सिंह जी के का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उनके परिवार से बाकायदा नहीं, ये जो तार और डॉट्स आप लोग जोड़ते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इतने, सतीश प्रकाश जी नहीं करते, सतीश प्रकाश जी, ये जो मैं यही कह रहा हूं, ये दलितों मैं यही कह रहा हूं कि किसी एक मुद्दे पर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना सर, वो केस अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकता है, उससे उसी तरह से डील किया जाना चाहिए। लेकिन ये कह देना पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन लेने वाली बातें हैं, यही फिर आमंत्रित करती हैं कि दूसरी तरफ से भी आपके ऊपर जो एलिगेशंस आए वो पूरा का पूरा आपके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। मैं एक चीज कह रहा हूं कि आप जिसका भी नाम ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पूरे तार जुड़े हुए थे, अगर ऐसे ही तार जुड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि तार बड़े सब्सटेंटिव जुड़े हुए हैं, तो उसमें जाकर आप लोगों को भी एक्शन कराना चाहिए ना सर। नहीं, आप सुनिए। देखिए दिनेश जी, मैंने शुरुआत ये कही थी कि समाज जुड़ रहा है, नया यूथ जुड़ रहा है, पढ़े लिखे जुड़ रहे हैं। वो जंतर मंतर के ऊपर 80% जो आबादी थी वो सामान्य जाति के बच्चे थे, उनके अंदर मानवता थी, वो देश में समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। उनके मुंह में कहीं ना कहीं जय भीम के नारे थे, वो कहीं ना कहीं इस देश में एक परिवर्तन चाहते थे। लेकिन बीजेपी यही तो नहीं चाहती। उस जंतर मंतर के बाद में बाकायदा इनके प्रासंगिक संगठन जाकर के कोई आरक्षण को खत्म नहीं, वैसे आपकी बात से देखिए, तो आधे अन्याय किसी के साथ भी अन्याय है सर, किसी के साथ भी, किसी भी इंडिविजुअल, ये जो आर्टिकल 17 का जिक्र किया जा रहा है, किसी के साथ भी अन्याय और भेदभाव के लिए मना करता है। ये जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का नजरिया है ना, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कभी भी जस्टिस नहीं हो सकता सर।
नहीं हो लेकिन सकता, मैं बिल्कुल नहीं अभी हो सकता। गिरीश चंद्र पांडे के पास जाना चाहता हूं। गिरीश चंद्र पांडे, कहां आप आगे शुद्धिकरण और हवन के लिए जाना चाहते, कहां की लिस्ट बनाई है आपने कि यहां भी अशुद्धि हो गई है, जाकर शुद्धि करनी पड़ेगी? देखिए भाई साहब, जैसा जैसा आएगा संज्ञान में वैसा वैसा किया जाएगा। अपनी रीच के अनुसार जहां जहां हम पहुंच सकते हैं वहां पहुंचा जाएगा। जहां कहीं भी हमें लगेगा कि अपने जो भी धार्मिक तो स्थल है, आपकी निगाह में ना तो ये कानून को हाथ में लेना है, आपकी निगाह में ना तो ये कानून को हाथ में लेना है और ना ही ये समाज में विभाजनकारी सोच को बढ़ावा देना है, आपकी निगाह में ये जायज है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ वहाँ पे सारे समुदायों के लोग थे। वहाँ दलित समाज के भी हमारे साथ लोग थे, हमारे साथ ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, महिलाएं थी, सभी लोग थे। तो मुझे नहीं लगता कि मैं विघटनकारी कोई काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि धर्म में, हमारे धर्म की, मतलब हमारे हिंदुओं की आस्था जो है वो किसी भी तरीके से आहत ना हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में आपके क्या विचार हैं गिरीश चंद्र पांडे जी? किस संदर्भ में आप मुझसे ये जानना चाहते हैं? आपका लुकआउट इन दोनों के बारे में क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम करते हैं? अभी आपने भारतीय जनता पार्टी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एक एलिगेशन भी लगाया। इस रोशनी में मैं देखिए आपसे भाई साहब, सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। मुझे यहाँ जिस मर्यादा के लिए बुलाया गया है वो हवन है, वो यज्ञ है। वो मैंने क्यों किया, उसके पीछे मेरी मंशा क्या है, वो मैं आप सबके सामने रख चुका हूँ। अच्छा, बात यह है कि अब कैसे इसी एक आयोजन इसका को बॉटम लोग लाइन आपका ये था कि आज जो ये हो रहा है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपको देश और दुनिया देख रही है, एक्चुअली आपकी बॉटम लाइन यही थी और आपका पर्पस सर्व हो गया? जी, मेरे को ऐसा नहीं है कि देश और दुनिया मुझे देख रही है इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, नहीं। मुझे यह कह करके जिस पैनल में बुलाया गया था ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि क्यों मैंने ऐसा किया, यानी इसके पीछे की हमारी मंशा क्या थी, वो सब मैं आपके सामने रख चुका हूं। एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा, किसी भी को भी व्यक्तिगत तौर पे किसी भी प्रकार के जातिगत या कोई और भेदभाव के कारण हमने यह हवन, यह यज्ञ नहीं किया है। इसके मूल में हमारी आस्था है, बस। हमने अपने लिए यह शुद्धिकरण यज्ञ किया है। तो आपने यही कहा ना कि वहां आपको स्टेट मशीनरी से ये बिल्कुल भी तवक्को, ये बिल्कुल भी आपको उम्मीद नहीं है कि वो लोग कुछ करेंगे जो गलत हो रहा है, इसलिए आपको ये शुद्धिकरण कम से कम टोकन के लिए करना पड़ा, आप ऐसा कह रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं कहूं कि पुलिस वहां पे जाके हवन यज्ञ करेगी, ऐसा भी नहीं होने वाला। वो तो हमें ही करना पड़ेगा, वो हमने किया है। तो पुलिस रिचुअल्स हैं वो तो हम ही करेंगे। और जो रिचुअल्स हैं वो तो हम निभाएंगे। यहां पर वो नारे लगे जो नहीं लगने चाहिए थे, इसलिए हमने ऐसा किया और हम आगे एक पूरी फहरिस्त लिए हुए हैं। अब ये दूसरी तरफ से जो बात कही जा रही है कि यही है विभाजनकारी सोच, आपके सामने सबके नजरिए आए, आपके सामने आरएसएस से लेकर कांग्रेस से लेकर और दलित चिंतन, इन सब का नजरिया सामने आया। अब आप तय कीजिए कि आज जब इसको अपर हाउस में उठाया गया तो ये एप्रोप्रिएट था या इसकी जरूरत नहीं थी? बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे दर्शकों का भी बहुत आभार।